नमस्ते। द हिंदू ओरिजिनल्स यूट्यूब चैनल पर टॉकिंग पॉलिटिक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं निस्तुला हेब्बार, द हिंदू की पॉलिटिकल एडिटर। इस शो में हम घरेलू राजनीति की सुर्खियों और इन सुर्खियों के पीछे की कहानी को जानने की कोशिश करते हैं। अब इस हफ्ते हम इंटरनेट पर व्यंग के रूप में उभरे एक अनोखे सिलसिले कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी पर बात करेंगे, जिसने सोशल मीडिया और राजनीतिक चर्चाओं में अच्छी खासी जगह बना ली है। एक तरह से ये असल मुद्दे से इतर नैरेटिव्स की आपसी रस्साकशी का केंद्र बन गया है, जबकि हकीकत में ये सभी राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा इशारा है। हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं अब तक की कहानी से। मई के मध्य में देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने वकालत के पेशे में आए कुछ बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से कर दी थी। उन्होंने कहा था कि इनमें से कुछ लोग मीडिया, सोशल मीडिया और आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं और सिस्टम पर हमले करने लगते हैं। दरअसल मुख्य न्यायाधीश एक ऐसे वकील से नाराज थे जिसने सीनियर एडवोकेट का दर्जा पाने के नियमों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट को निर्देश देने के लिए याचिका दायर की थी, और वो वकील खुद सीनियर एडवोकेट बनना चाहता था। जस्टिस जयमाला बागची के साथ बेंच पर बैठे सीजेआई ने कहा कि जजों को सिस्टम के खिलाफ सोशल मीडिया पर किए जाने वाले पोस्ट की पूरी जानकारी है। उन्होंने कहा कि समाज में न्यायपालिका पर हमला करने वाले परजीवियों की पहले से ही भरमार है और वकीलों को उनके साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए। खुद कोर्ट में पेश हुए उस वकील को फटकार लगाते हुए सीजेआई ने कहा, समाज में पहले से ही ऐसे परजीवी मौजूद हैं और मैं उनके शब्दों को हूबहू दोहरा रही हूं जो उन्होंने कहा था, जो सिस्टम पर हमला करते हैं और आप उनके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं। कॉकरोच जैसे कुछ युवा हैं जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता, वकालत में उनके लिए कोई जगह नहीं है। उनमें से कुछ मीडिया में चले जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया में चले जाते हैं, कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं, तो कुछ अन्य तरह के एक्टिविस्ट बनकर हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं और आप लोग अवमानना की याचिकाएं दायर करने लगते हैं। हालांकि सीजेआई सूर्यकांत ने बाद में यह साफ किया कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था और उनकी टिप्पणी देश के युवाओं पर नहीं बल्कि सिर्फ उस खास मामले से जुड़ी थी जो उनके सामने था। लेकिन तब तक सोशल मीडिया पर बड़ा हंगामा खड़ा हो चुका था। व्यंग के तौर पर इंटरनेट पर एक मुहिम शुरू की गई और कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक हैंडल बना दिया गया। देखते ही देखते इस तथाकथित पार्टी से जुड़ने के लिए 1 लाख से ज्यादा लोगों ने साइन अप कर लिया और इसके सोशल मीडिया हैंडल्स को कुछ ही दिनों में लाखों लोग फॉलो करने लगे। यहां तक कि एक वक्त पर इसके इंस्टाग्राम अकाउंट के फॉलोअर्स दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी से भी ज्यादा हो गए। इसके पीछे जो शख्स था जिसने ये सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए थे, उनका नाम है अभिजीत दिपके। वे एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस प्रोफेशनल हैं जो फिलहाल विदेश में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। वे अतीत में 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान आम आदमी पार्टी के कैंपेन से कम्युनिकेशंस टीम के सदस्य के रूप में जुड़े रहे थे। उन्होंने 2023 में वो काम छोड़ दिया था और उनके मुताबिक उस असाइनमेंट के बाद वे विदेश में पढ़ाई करने चले गए थे। खैर, मामला जो भी हो, सीजेआई की इस टिप्पणी ने सोशल मीडिया पर जो हलचल पैदा की, वो बहुत जल्द आज के युवाओं के सामने मौजूद असली मुद्दों और सिस्टम विरोधी तेवरों का केंद्र बिंदु बन गया। अब बहुत से लोगों का कहना है कि चूंकि अभिजीत दिपके पहले आम आदमी पार्टी से जुड़े थे और वे एक कम्युनिकेशंस प्रोफेशनल हैं, इसलिए ये पूरा विवाद जानबूझकर खड़ा किया गया था। लेकिन इन सोशल मीडिया हैंडल्स को जिस रफ्तार और व्यापकता के साथ लोगों का समर्थन मिला, वो दिखाता है कि इस जुड़ाव में कहीं न कहीं एक सच्चाई और स्वाभाविकता भी थी। जो भी हो, नीट परीक्षा के पेपर लीक होने का मामला, पश्चिम एशिया का युद्ध, बढ़ती महंगाई, आर्थिक मंदी का साया और नौकरियों का अनिश्चित बाजार, इन सभी मुद्दों ने जेन जी की अपनी खास जुबान में सरकार के खिलाफ एक तीखे व्यंग का रूप ले लिया। सरकार ने सबसे पहले दिपके के पुराने बैकग्राउंड का हवाला देते हुए इसे विपक्ष द्वारा प्रायोजित बताया। इसके बाद सरकार के अनुरोध पर कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को हटा दिया गया,
जिसे अगर कहा जाए तो इसकी बिल्कुल ही जरूरत नहीं थी। अब सीजेआई की एक आकस्मिक टिप्पणी ने जिस तरह से इस गुस्से को भड़काया, वो वास्तव में सरकार के लिए एक संकेत था कि जमीनी स्तर पर युवाओं में कई तरह की चिंताएं और परेशानियां काम कर रही हैं। मेरा मतलब है कि सरकार का यह सोचना गलत नहीं होगा कि सीजेआई ने जो कहा उसका ठीकरा उन पर क्यों फोड़ा जा रहा है और सरकार इसके लिए कैसे जवाबदेह हो गई। लेकिन दरअसल हुआ यही। इन टिप्पणियों ने व्यवस्था विरोधी आंदोलन को हवा दी और सरकार, जो कि मौजूदा व्यवस्था, राजनीतिक कार्यपालिका और देश चलाने वाली जिम्मेदार संस्था है, उसे इस गुस्से का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि यहां युवाओं के बीच कई तरह की बेचैनियां हैं, जिसके लिए अधिक व्यावहारिक और राजनीतिक रूप से चतुर प्रतिक्रिया की जरूरत है। विपक्ष ने भी लपक कर सीजेपी की भाषा को अपना लिया और यह प्रचारित करना शुरू कर दिया कि अर्थव्यवस्था के हालात और नीट परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी आदि ने बीजेपी को लेकर देश की असली भावना को सामने ला दिया है। वे इस बात को पूरी तरह भूल गए कि अभी हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने असम और पश्चिम बंगाल में बेहद शानदार जीत दर्ज की है। इनमें से एक राज्य, पश्चिम बंगाल, ऐसा है जहां उसने आज तक कभी जीत हासिल नहीं कर पाई थी। मेरी राय में दोनों ही इस मुद्दे को गलत समझ रहे हैं। सीजेपी को विपक्ष का बुना जाल बताकर सरकार विपक्ष को जरूरत से ज्यादा श्रेय दे रही है, जबकि यही विपक्ष लगातार बीजेपी के सामने एक मजबूत राजनीतिक विकल्प खड़ा करने में नाकाम रहा है। दूसरी ओर सीजेपी के साथ अपना साझा हित बताकर विपक्ष एक ऐसी गाड़ी पर सवार होने की कोशिश कर रहा है जिसमें बैठने का उसे कोई न्योता ही नहीं मिला था। सोशल मीडिया पर राजनीतिक खेमे हर दिन आमने सामने होते हैं, जिससे असल मुद्दों को खुलकर रखने की जगह ही नहीं बचती है। ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति की आजादी अब सिर्फ राजनीतिक दलों के आईटी सेल्स तक ही सीमित रह गई है। इस दायरे का सिकुड़ना अच्छी बात नहीं है और सीजेपी के इर्द गिर्द आवाजों का इस तरह जुटना दिखाता है कि एक ऐसे मध्यम मार्ग या बीच के दायरे को बड़े होने की जरूरत है जो मुख्य धारा के राजनीतिक दलों से अलग हो। हमें बहुत पीछे देखने की जरूरत नहीं है, बस तमिलनाडु के चुनावों को ही देख लीजिए, जहां एक बिल्कुल नई राजनीतिक पार्टी टीवीके ने नए वोटरों के दम पर द्रविड़ पार्टियों के 6 दशकों से चले आ रहे वैचारिक दबदबे और उनके जीतने के सिलसिले को रोक दिया। वहां सभी मुख्य धारा के दल कमोबेश नाकाम साबित हुए और बिना किसी पुराने बोझ वाली एक नई पार्टी को विकल्प मान लिया गया। क्या सरकार सीजेपी के मामले को बेहतर ढंग से संभाल सकती थी? बिल्कुल संभाल सकती थी और उसे ऐसा करना चाहिए भी था। क्या विपक्ष को इस बात की चिंता होनी चाहिए कि युवाओं को अब ऐसा नहीं लगता कि विपक्ष के पास सरकार से टक्कर लेने या जेन जी और आम भारतीयों के रोजमर्रा के मुद्दों को उठाने की क्षमता है? शायद हां। सीजेपी से जुड़े जिन मुद्दों ने लोगों की दुखती रग को छुआ, वो दिखाता है कि बीजेपी और विपक्ष दोनों की तरफ से की जाने वाली पहचान की राजनीति के कारण रोजमर्रा के असली मुद्दे पीछे छूट गए हैं। जाति और धर्म से अलग भी ऐसे मुद्दे हैं जिनकी भारतीय परवाह करते हैं और करनी भी चाहिए। बीजेपी और विपक्ष दोनों के लिए खतरे की घंटी यह है कि एक समय ऐसा आ सकता है जब लोग इन मुद्दों को सुलझाने के लिए इन दोनों में से किसी की तरफ भी नहीं देखेंगे। हो सकता है कि कोई इस इंटरनेट ट्रेंड को जरूरत से ज्यादा तवज्जो दे रहा हो या इसका बहुत बड़ा मतलब निकाल रहा हो, लेकिन एक ऐसी दुनिया में जहां अतीत की स्थापित बातें अब गायब हो चुकी हैं, समय की नब्ज को सही ढंग से पढ़ना या कम से कम अपनी सोशल मीडिया टाइमलाइन को समझना बेहद मददगार साबित होता है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी।